एक मुझे चीज समझ में नहीं आती है कि ये कौन महापुरुष लोग थे जिन्होंने डबल इंजन शब्द का आविष्कार किया। सर, अगर ये इतनी डिजायरेबल चीज होती ना, तो संविधान सभा की बैठकों में भी डबल इंजन की बात हुआ करती कि हां साहब, पूरे देश में डबल इंजन होना चाहिए। कांग्रेस की ह्यूज मेजॉरिटी थी, कभी डबल इंजन की पैरोकार नहीं बनी। लेकिन आजकल डबल इंजन चलता है, जहां डबल का एक इंजन बदल गया वो ट्रबल इंजन बनाने की कोशिश होती है। सर, 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में कई पार्टियों की सरकारें रहीं, केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था, और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। अगर आज के दिन मैं, वित्त मंत्री जी या माननीय सभापति महोदय आप, अगर हम 20-22 की उम्र में होते, बेरोजगार होते, हमारी चिंता क्या होती सर? रोजगार ना, नौकरी ना, लंबी चौड़ी मस्जिद, मंदिर। सर, ये रोजगार का पर्याय नहीं हो सकता। ये रोजगार का कतई पर्याय नहीं हो सकता है। मेरी आस्था मेरा धर्म है, लेकिन मेरी जिंदगी चलेगी रोजी रोटी से। उसके लिए क्या व्यवस्था की है? और मैं तो जानबूझ के सर वो 2 करोड़ वाले में जाना ही नहीं चाहता। मैं भुला दे रहा हूं, बिसरा दे रहा हूं, क्योंकि वो दर्द देता है। मैं तो ये देखना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि रोजगार को लेकर आपका ब्लूप्रिंट क्या है। मुझे बेहद अच्छा लगा, बिहार से जो हवा चली उसके बाद यहां भी नौकरियों के पत्र बंटने लगे, लेकिन सर उसकी निरंतरता बढ़नी चाहिए। युवा राष्ट्र को रोजगार चाहिए सर, व्हाट्सएप पर फेक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आज भारत में 10% से भी कम स्टार्टअप्स अपनी 5वीं सालगिरह पूरा करते हैं। ईयर ऑन ईयर 37% का डिक्लाइन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में है। और अनअकैडमी हो, ओला हो, कार्स 24 हो, वेदांतु हो, बाइजूस हो, मीशो हो, चार्ज भी हो, उड़ान हो, ये सारे बड़े स्टार्टअप्स, जो ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स जिन्हें हम न्यू इंडिया की न्यू इकोनॉमी कहकर पूरे विश्व में प्रचारित करते हैं, इन सारे स्टार्टअप्स ने नौकरियां से लोगों को निकालकर हजारों लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। With respect to the softness of the finance minister for corporate houses, big capital, huge global capital. So, मेरा एक अक्सर सर, ये बिहार के अपमान का प्रश्न है। पीयूष जी, मैं हाथ जोड़ता हूं, अब आप मुझ पे टिप्पणी कर लें, मेरे राज्य बिहार पे टिप्पणी ना करें। एनीवे, ये चिंता का विषय सिर्फ इस पक्ष को नहीं, इस पक्ष को नहीं है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कहूंगा, तंज भी करूंगा तो प्यार से। सर, एयरपोर्ट से आते वक्त परसों इंदौर से मैंने देखा मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट G20, बहुत अच्छा लगा। ये सबके लिए गर्व का क्षण है। लेकिन सर, ये मां बीमार चल रही है। ये मां हमारी बीमार चल रही है, दुखी भी चल रही है। और उसके दुखी होने का कारण है कि इस मां के लिए, जिसके बच्चे किसान भी हैं और सरहद पे खड़ा जवान भी है, ना वो महफूज है, ना किसान महफूज है, ना देश का श्रमिक महफूज है, ना युवा महफूज है। तो मां तभी प्रसन्न होगी ना सर, जब बच्चे प्रसन्न रहें। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बच्चे नाखुश हैं, बच्चे परेशान हाल है और मां खुश है। मैम फिनेंस मिनिस्टर कार चलाती होंगी या कार में बैठती होंगी। सर, कार में एक रियर व्यू मिरर होता है, जिसमें अक्सर ये लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो मैं अपनी 3-4-5 मिनट में मैं उन ऑब्जेक्ट्स का जो सब्जेक्ट से है, उस मिरर पे मैं कहूंगा कि मैं माननीय वित्त मंत्री साहिबा को आपके माध्यम से रियर व्यू मिरर में जो वो कुछ चीजें नहीं देख पा रही हैं या उन्हें देखने नहीं दिया जा रहा है, उस पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूं। सर, गरीबी का आंकड़ा 2011 से हमारे पास नहीं है। गुर्बत है कि बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र में, हर राज्य में आप देखेंगे। सर, घड़ी मत देखिए, अभी हाथ जोड़ रहा, आप घड़ी देखते हैं मेरी बूढ़ी घड़ी आनी शुरू हो जाती है। सर, मैं ये कह रहा हूं कि गरीबी को लेकर के कल भी एक सदस्य, सीनियर सदस्य हैं, यहां भले सीनियर ना हो, बिहार के बहुत सीनियर हैं, उन्होंने जब गरीबी से ऊपर उठाने की बात कही तो सारे वो आंकड़े दिए जो 2005-6 वाले थे। खैर, बहरहाल मैं छोड़ता हूं उस बात को। सर,
कॉरपोरेट को रियायत से मुझे कोई विभेद नहीं है। हमारे कई साथियों ने उस पर तंज किया, व्यंग किया, लांछन लगाए, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि अगर जिंदगी आंसुओं में सरोबोर ना हो तो वित्त मंत्री कॉरपोरेट की उतनी ही चिंता करें जितनी आम आदमी की होनी चाहिए। आम आदमी से मेरा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से नहीं है। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया, आम आदमी बोलो तो लोग पार्टी समझ जाते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है सर। एनीवे, न्यूनतम मजदूरी आपने इतनी रियायतें दी लाखों की, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी 178 रुपए पे टिकी हुई है सर। $2 या $2.25, क्या ये उचित है इस देश में? क्या ये उचित है? मैं आपके और सदन के विजडम पे छोड़ता हूं। महंगाई के आंकड़े की जब बात होती है, तेरे वाले में ऐसा था, मेरे वाले में ऐसा था, सर ये नहीं होना चाहिए। महंगाई की चर्चा तेरा मेरा के डिबेट में ना हो, महंगाई की चर्चा हो कि गरीब की थाली में महंगाई का असर क्या है, रोटियां कितनी कम हो रही है, सब्जी कौन सी गायब हो रही है, दाल कितनी पतली हो रही है, ये होती है महंगाई की बात। ये नहीं होती है कि तुम्हारे टाइम में इन्फ्लेशन इतना था। अरे साहब, थाली में इन्फ्लेशन ऐसे नहीं परोसा जाता। 7.5, 4.6 थाली में रोटियां जाती हैं, उसके नजरिए से इन्फ्लेशन को देखना होगा। अब आइए सर किसान की बात करें। किसान आंदोलन हुआ, आप खुद उस पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं तो साफ तौर पे कहूं सर, किसान की चर्चा गाहे बगाहे सिर्फ इसलिए होती है कि देश को यह एहसास रहे कि अभी भी यह मूलतः कृषि प्रधान देश है। अन्यथा कृषक, किसान, जिस देश में कल कई लोगों ने आत्महत्या के आंकड़े दिए, वैसे बहुत अंक देखने से, क्योंकि यह सरकार आंकड़ा प्रबंधन में माहिर है सर, जो वाला आंकड़ा पसंद आता है वो ले लेती है, बाकी कहती है तो गलत है, ये तो हमें बदनाम करने की साजिश है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं मानता हूं कि आप आंकड़ा प्रबंधन में MBA का कोर्स शुरू कर सकते हैं। मैं सर इतना कहना चाहूंगा कि हर 2 घंटे किसान आत्महत्या करता है सर। अब आइए सर बेरोजगारी की बात करें। बहुत फिर भी मैं कहूंगा, ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी, द आम आदमी पार्टी, आई राइज टू स्पीक on the supplementary demand for grants for the financial year 2022-2023. सर सरल भाषा में कहूं तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार को जितना खर्च आवंटित किया गया था वो सारा पैसा खर्च करने के बाद आज अतिरिक्त पैसा मांगने सरकार इस सदन के भीतर आई है। काश ये सुविधा देश के आम आदमी के पास भी होती सर, जो महीने की 25 तारीख को अपना बटुआ खाली देखकर 5 दिन संघर्ष करके 1 तारीख आने की इंतजार करता है। सर अतिरिक्त पैसे के लिए सरकार इस सदन के सामने आई है, कोई बात नहीं सर, उस पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा 2 और विषयों पे होनी चाहिए। पहला विषय कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 40 लाख करोड़ का जो इतना भारी भरकम बजट इस सदन ने सरकार को सैंक्शन किया था, मंजूरी दी थी, उस 40 लाख करोड़ को खर्च करके सरकार ने क्या पाया? क्योंकि भारत देश के आर्थिक इंडिकेटर्स संकट का अलार्म बजा रहे हैं। सर मैं आता हूं डिमांड फॉर ग्रांट्स पर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये मैं पढ़ रहा था सर, 3,25,757 करोड़ सरकार ने मांगे हैं। इसमें 1 लाख करोड़ एक सब्सिडी के लिए हैं, 80,000 करोड़ दूसरी सब्सिडी के लिए हैं, 45,000 करोड़ तीसरी सब्सिडी के लिए, और ऐसे सब्सिडी के पैसे मांग रहे हैं। सर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स कहां है? ये तो डिमांड फॉर सब्सिडी है। और जब हम लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त शिक्षा देती है, मुफ्त स्वास्थ्य देती है, तो इनको हमारी सब्सिडी रेवड़ी लगती है सर। इनकी सब्सिडी, हमारी सब्सिडी रेवड़ी, ऐसा तो नहीं होगा सर। ये करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। हमारी सब्सिडी भी सब्सिडी है, इनकी सब्सिडी भी सेफ। और मैं चाहूंगा सर इस देश में बहस होनी चाहिए और आप वो बहस कराएं सर कि रेवड़ी क्या है, सही मायने में क्या मुफ्त की रेवड़ी और क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। सर यहां बैठे सभी सांसदों को और लोकसभा में बैठे सभी सांसदों को सर 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं। सर हमें 50,000 मुफ्त बिजली मिलती है प्रति एनम। सर 40 लाख लीटर मुफ्त मिलता है। सर अगर आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देते हैं आम आदमी को, 20,000 लीटर मुफ्त दे देते हैं, तो इन्हें दर्द होता है। अरे सुनो साहब, सुनो। इस दुनिया सर बस कंप्लीट कर रहा हूं सर, इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा देते हैं। सर वो इसलिए मुफ्त नहीं देते क्योंकि वो विकसित हैं सर, वो इसलिए दे पाते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें मुफ्त देकर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, इसलिए विकसित बनेगा था। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे।
सर नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी दर को 45 सालों में सर्वाधिक कर दिया सर। 45 ईयर हाई पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कर दिया सर। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी, तब देश का बेरोजगारी दर 4.9% था। जब इनकी सरकार बनी थी तो बेरोजगारी दर 4.9% था। आज 8 साल बाद 2022 में यह बेरोजगारी दर 4.9% से बढ़कर 8% पे आ गया है। 8%। और यह तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब लॉसेज, एमएसएमई के कारखाने कितने बंद हो गए, उनका घर बिक गया, कारखाने बंद हो गए, उसका तो हिसाब ही सरकार के पास नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री जी ने देश को बताया कि कुल 22 करोड़ आवेदन पत्र भारत सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए आए। उन 22 करोड़ आवेदन पत्रों में से आपको जान के चंबा होगा, सरकार ने मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी सर। 22 करोड़ आवेदन पत्र के मुकाबले 7 लाख लोगों को नौकरी। और सर बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज देश को आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। सर जब देश में, आई एम नॉट यील्डिंग बट सर, इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से, प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सब के भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की थालीनॉमिक्स की। सर 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में कई पार्टियों की सरकारें रहीं, केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था। और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में 10,851 किसानों ने आत्महत्या करी। यानी कि इस देश में औसत रोज के 30 किसान आत्महत्याओं की आती है। 30 किसान रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं एंड 30 फार्मर्स पर डे इन दिस कंट्री कमिट सुसाइड सर। मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट निवेश Q1 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 20% से घटा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2022 के अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 22% से गिरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 59% से घटा है। और जीएफसीएफ, जिसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, जो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट होता है, जो इंडस्ट्री फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करती है, वो वित्तीय वर्ष 19-20 से लेकर आज तक लगभग सारे क्वार्टर्स में गिरता गया, 1-2 क्वार्टर छोड़ के। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के हालात हैं इस देश में। मैं कहना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि आज से 2-3 महीने पहले इंडस्ट्री से बात करते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा दैट व्हाई इज द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर नॉट इन्वेस्टिंग। उन्होंने उन्हें डांट के कहा कि आप लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रियायतें देने से नहीं आती, इन्वेस्टमेंट डिमांड क्रिएट करने से आती है। आपको मार्केट में मांग क्रिएट करनी पड़ेगी। जब मांग क्रिएट होगी तो उत्पादन भी होगा और खपत भी होगी। ईयर ऑन ईयर आंकड़ों की हम बात करें अक्टूबर 2022 की, तो 16.7% से भारत के एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए सर। यानी कि रुपया भी गिर गया और भारत के एक्सपोर्ट्स भी गिर गए। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सर 8वीं बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है द फेलियर ऑफ द स्टार्टअप्स। पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूम घूम कर सरकार के बड़े नेताओं ने कहा कि भारत अब एक स्टार्टअप नेशन बन गया है। दुनिया में भारत अब दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल बोला जाएगा। मैं बताना चाहता हूं सर, क्या कभी वित्त मंत्री जी ने मुड़ के भारत के स्टार्टअप्स की हालत देखी? सर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। फॉर परचेज ऑफ लैंड
and ready built office accommodation for the enforcement directorate, 30 crore rupees. सर खाली 30 करोड़ रुपए ईडी के लिए, इनका बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला विभाग है, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, इसके लिए तो 30 लाख करोड़ लेना चाहिए, खाली 30 करोड़ से बात नहीं बने।